ओके, अब हम ये देखते हैं कि विटामिन डी का रोल क्या है। हमने ये देखा कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे कैल्शियम को सर्कुलेशन में बढ़ाने के लिए बोन से, मैं यहाँ पे एक समरी बना लेता हूँ ताकि समझने में इजी हो। कैल्शियम लो हुआ तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ। पैराथायरॉयड हार्मोन ने बोन से क्या निकाला? कैल्शियम निकाला, फॉस्फेट निकाला और हाइड्रोक्सी प्रोलिन निकाला। ठीक, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन था, ये पैराथायरॉयड हार्मोन इसको और इसको यूरिन में पास ऑन कर देता है, दोनों रिस्पेक्टिव साइकिल्स के थ्रू। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोक्सी प्रोलिन क्या था? पीटीएच का पीटीएच एक्टिविटी मार्कर बोलो या फिर इसको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलो, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से ही तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन यूरिन में आया और ये कैल्शियम ब्लड में चला गया। ठीक है, तो कैल्शियम को फिर इंक्रीज कर दिया पैराथायरॉयड हार्मोन ने। अब हम ये देखते हैं कि कैसे, मान लो यहाँ पे आपका स्किन है और ये सन है। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे सन से विटामिन डी और विटामिन डी से कैसे कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो हमारे स्किन में कंपाउंड अवेलेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7D कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये जो 7D कोलेस्ट्रॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कोले कैल्सिफेरॉल। यहाँ पे लिख लेते हैं CCF का मतलब हुआ कोले कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो सन रेज जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज भी बहुत टाइप की होती हैं, ए टाइप, बी टाइप। तो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं तो 7D कोलेस्ट्रॉल को कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और ये जो CCF अवेलेबल होता है सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, तो कोलेकैल्सिफेरॉल सर्कुलेशन में आ जाता है, लेकिन ये अभी एक्टिव फॉर्म नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। ठीक है, तो आगे क्या होता है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये एक पैराथायरॉयड हार्मोन की समरी थी कि कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लीवर है। ठीक, तो लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के पास एंजाइम होता है। ठीक है, वो क्या करती हैं, इस कोलेकैल्सिफेरॉल को उठा के वापस से सर्कुलेशन में डाल देती हैं। लेकिन ये वाला एक जो एंजाइम है वो क्या करता है, 25th कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है लीवर में। तो अभी भी ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है ये इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसको हमें एक्टिव फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के जो पीसीटी होते हैं सेल्स, यहाँ पे हम लोग एक सेल बना लेते हैं बड़ा करके।
ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक सेल है, तो ये वाला जो फॉर्म है ना को 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये स्टोरेज फॉर्म होता है बॉडी में हमारे। स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। एक्टिव फॉर्म क्या होता है? 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाला जो कोलेकैल्सिफेरॉल है 25 हाइड्रोक्सी वाला, वो फिर से हाइड्रोक्सिलेशन होता है एक एंजाइम के थ्रू, जो कि पीसीटी के सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक है, इस एंजाइम का नाम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है, और ये बना के अब देगा हमको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है, ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे एक और हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाता है और फिर 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बनाता है। ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। अब हम ये देखते हैं कि ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कैसे इंटेस्टाइन्स पे काम करता है और कैल्शियम और फॉस्फेट के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब मान लो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब मैं यहाँ पे एक स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल को इनलार्ज करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास अब क्या अवेलेबल है? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल अवेलेबल है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि जो डाइट होती है, मान लो अगर डाइट में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमने डाइट से लिया, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 33% ही अब्जॉर्ब होता है और उसमें से भी 100 मिलीग्राम्स सिक्रीशन में चला जाता है, तो इफेक्टिवली 200 मिलीग्राम्स ही सर्कुलेशन में आते हैं कैल्शियम के। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल होता है, ठीक, और यहाँ पे एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो कैल्शियम आता है डाइट से, ठीक, तो वो इस चैनल के थ्रू इस सेल में एंटर करेगा। ठीक है, और इस कैल्शियम चैनल के थ्रू इस प्रोटीन पे बाइंड हो जाएगा और ये पूरा प्रोटीन इस एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू सर्कुलेशन में कैल्शियम ले आएगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसका बनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये प्रोटीन नहीं होता तो जो भी कैल्शियम इस सेल के अंदर कलेक्ट होता तो एक पॉइंट आता तो प्रेशर ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं होता और ये कैल्शियम फिर इस सेल में घुस नहीं पाता। फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम सेल इंट्रासेलुलरली जो होता है वो सिर्फ ग्रेडियंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और जो कैल्शियम प्रोटीन से बाउंड होता है वो कभी भी ग्रेडियंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये वाला जो कैल्शियम बाइंड हो गया वो अब प्रेशर ग्रेडियंट बनाएगा ही नहीं, तो हमेशा कैल्शियम इस सेल के अंदर लो रहेगा। तो जितना भी कैल्शियम यहाँ से आ रहा होगा इस चैनल के थ्रू इस सेल में अंदर आता रहेगा, क्योंकि अंदर लो कैल्शियम है और बाहर हाई कैल्शियम है, तो अंदर आता रहेगा। इस प्रोटीन का नाम कैल बाइंडिन है। ठीक, अब हमें यह देखना है कि 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल क्या करता है। लिपिड सॉल्युबल होता है पहली बात तो। ठीक है,
तो सिंस ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये अंदर आएगा, और इसका जो रिसेप्टर होगा वो न्यूक्लियस पे होगा, इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के स्टिमुलेशन के थ्रू क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा, और वो प्रोटीन का नाम क्या है, कैलबाइंडिन। तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ने क्या किया, जो जीन्स इनकोडिंग कैलबाइंडिन थे उनको ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक्सेलरेट किया और ज़्यादा कैलबाइंडिन बनाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर कैल्शियम का ब्लड में होने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब होने लगा, और जाहिर बात है जहाँ जहाँ कैल्शियम जाएगा वहाँ वहाँ फॉस्फेट भी जाएगा, तो फॉस्फेट भी आ गया। तो इस ब्लड में अल्टीमेटली क्या हुआ, विटामिन डी ने क्या किया, डाइट से कैल्शियम फॉस्फेट अब्जॉर्ब कर लिया। तो ब्लड में हमें क्या करना था, सिर्फ कैल्शियम बढ़ाना था, लेकिन फॉस्फेट भी बढ़ गया। हमें मालूम है पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, फॉस्फेट को यूरिन में फेंक देता है। एक और चीज़, अगर आपको, हमें ये मालूम है कि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है, ये तो फंक्शन सब याद रखते हैं। पहली चीज़, कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या है कि फॉस्फेट को घटाता है। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, ठीक है। और एक और चीज, जो हमारे पास पीसीटी के सेल्स में हमारे पास अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था, ठीक। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक, या फिर लो लेवल ऑफ फॉस्फेट, या फिर हाई लेवल ऑफ पीटीएच, तो ये तीनों चीज इसको स्टिमुलेट कर सकती हैं। मान लो अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो पैराथायराइड हार्मोन तो निकलेगा ही निकलेगा, वो पैराथायराइड हार्मोन जाके अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि कैल्शियम को बढ़ा सके। और कैल्शियम कहाँ से बढ़ेगा, विटामिन डी बनाएगा, विटामिन डी का डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बन के आएगा एक्टिव फॉर्म में, और डाइट से ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब करने लगेगा। तो हमने ये देखा कि कैसे कैल्शियम का, लो कैल्शियम से हाई कैल्शियम का हमने लेवल बढ़ा लिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कैल्सिटोनिन का फंडा क्या है, कैल्सिटोनिन का पिक्चर में आता है। तो अब हम लोग दूसरा केस लेंगे कि किस तरह से हाई कैल्शियम लेवल्स को हमें लो कैल्शियम, नॉर्मल कैल्शियम लेवल पे लाना है, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया का भी केस देख लेते हैं। तो बेसिकली कैल्सिटोनिन एक तरह से इनवर्सली है पीटीएच के रिलेशन में, जो एक्शन पीटीएच करता है वो कैल्सिटोनिन उसके उल्टे करेगा। तो अब मान लो यहाँ पे सर्कुलेशन में, ठीक है, ये सर्कुलेशन अपना है। तो सर्कुलेशन में क्या प्रॉब्लम है कि इस बार हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया का पेशेंट है, किसी ह्यूमन को हाइपर कैल्सीमिया हो रखा है, ठीक है। तो पहले तो फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसके पास हमारे सेंसर्स लगे थे, ठीक है, कैल्शियम के। तो इसको हम लोग बोलते हैं चीफ सेल, ठीक। ये चीफ सेल क्या बनाता है, पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो सेंसर है वो ये सेंस कर रहा है कि कैल्शियम हाई है, तो कैल्शियम हाई है तो वो ये करता है कि पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को कम कर देता है, ठीक है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन को कम कर देगा तो बोन में जो हम लोग रिजॉर्प्शन कर रहे थे, बोन को तोड़ रहे थे, वो भी कम हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, किडनी में
हमारा जो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें विटामिन डी अभी चाहिए ही नहीं, हमें डाइट से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करना। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका फॉस्फेट था और कैल्शियम था, तो कैल्शियम को भी वापस से वो अब्जॉर्ब करने नहीं देगा। कहाँ से? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से, तो यूरिन में थ्रो कर देगा, ठीक है। यूरिन में थ्रो मत लिखो, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कम कर देगा, ठीक है। और फॉस्फेट के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि पीसीटी में फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। तो अब पैराथायराइड हार्मोन गिर रहा है तो इसके उल्टा ही होगा। लेकिन कैल्सिटोनिन क्या करता है, हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इन्हीं फंक्शंस को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो मैं नहीं चाहता कि बोन का डीमिनरलाइजेशन हो और कैल्शियम रिलीज हो, तो कैल्सिटोनिन इस चीज को रोकता है, ठीक है। तो कैल्शियम इन फंक्शंस को और ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो जस्ट ऑपोजिट टू हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया बॉडी इन्हीं 3 हार्मोन्स को यूज करके रेगुलेट करती है, और 3 सिस्टम्स बोन्स, किडनीज और जीआईटी को यूज करके ही पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसको ही हम लोग कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम होम्योस्टेसिस हम लोग इसी को कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को पैराथायराइड हार्मोन समझ में आ गया हो, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।